नमस्कार। हम आज एक खास चर्चा लेकर आपके सामने आए हैं और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार जफर आका और वरिष्ठ पत्रकार सैयद खुर्रम रजा जो कौमी आवाज, नौशहरा और नवजीवन के पॉलिटिकल एडिटर हैं। जफर आका साहब हमारे एडिटर इन चीफ हैं और मृणाल पांडे जी हमारी वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार हैं। हम आज बात करेंगे हाथरस की उस घटना की जिसको लेकर पूरे देश में इस समय जबरदस्त गुस्सा है। तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ तक के उत्तर प्रदेश की सरकार से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। घटना कुछ इस तरह हुई है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर के एक गांव में एक दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कथित तौर पर हुआ। उसके साथ ना सिर्फ ये कुकर्म किया गया बल्कि उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और उसके बाद उसकी हालत इतनी खराब हुई कि मृत्यु हो गई। बात का एक पहलू ये है, लेकिन यहाँ से दूसरा पहलू शुरू होता है कि जब सरकार इसमें शामिल होती है। सरकार ने शामिल होते ही पहला काम ये किया कि रात के अंधेरे में उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया और इस दौरान उस लड़की के परिवार को एकदम दूर रखा गया, नजरबंद करके रखा गया और या हम कहें कि कैद करके रखा गया। जिस गांव की वो लड़की रहने वाली थी उस गांव की जबरदस्त नाकेबंदी कर दी गई और आज की स्थिति ये है कि उस गांव को छावनी में या किले में तब्दील कर दिया गया है। उस गांव में अंदर जाने के सारे रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात है। उस गांव में जाने के लिए मीडिया पर पाबंदी थी जिसको आज कुछ देर के पहले अभी हटा लिया गया है, लेकिन उससे पहले वहां जाने की इजाजत नहीं थी। जनप्रतिनिधियों ने, देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रतिनिधियों ने वहां जाने की जब कोशिश की, उनको बीच रास्ते न सिर्फ रोका गया बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई और उन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ये दूसरी बात है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने लीपापोती का काम भी शुरू किया। उस घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए दो चार पुलिस अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए। लेकिन एक बहुत ही और भी दिलचस्प कहें या एक अजीब सी बात हुई। मेरे पत्रकारीय जीवन में संभवतः यह पहली बार हुआ कि जब किसी सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए किसी पीआर एजेंसी को सामने रखा। पीआर एजेंसी के जरिए लोगों को यह बताया गया कि वहां उस लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। ये बात हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी कही, लेकिन सरकार का पक्ष रखने के लिए एक पीआर एजेंसी को सामने रखा जाता है। यानी हम इससे सीधा आभास होता है कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन कुछ कहने की स्थिति में खुद को संभवतः नहीं पा रहा है। ये है पूरा मामला। आज भी वहां स्थिति बहुत खराब है। आज भी उस गांव की नाकेबंदी है। हाथरस जाने वाले सारे रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों के साथ वहां जाना चाहते थे दोबारा, लेकिन दिल्ली से निकलने वाले रास्ते पर ही भारी पुलिस नाकेबंदी कर दी गई। ये स्थिति है। ये बताती है कि लोकतंत्र ना सिर्फ संसद में, जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा, ना सिर्फ संसद में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है बल्कि सड़क पर भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस पूरे मामले में तमाम मीडिया जो है उसका रवैया भी एक अजीब सा ही सामने आया है। मीडिया किसी और ही राग को अलापता जा रहा है, अलग ही सुर में है। सारे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का इसके ऊपर कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जो उल्लेखनीय हो। खासतौर से बीजेपी के महिला नेताओं की तरफ से इस पर पूरी तरह खामोशी है। मैं पहली बात मृणाल जी से यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो पूरा मामला है, एक जघन्य अपराध हुआ है, एक विभत्स घटना है जिसमें एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार पर नाकेबंदी कर दी जाती है, कैद कर दिया जाता है, लेकिन एक खामोशी है सत्तारूढ़ दल की तरफ से। ये खामोशी जैसे ध्वनि का प्रदूषण होता है, वैसे ही खामोशी का भी एक प्रदूषण होता है। और इधर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध जो बढ़ रहे हैं,
खामोशी बढ़ती जा रही है। अब खास तौर से जो जिनसे उम्मीद करती है जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से कि भाई वो हमको न्याय दिलाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि यूपी में कोई विपक्षी सरकार है। हाथरस की 5 असेंबली सीटें हैं, पांचों के पांचों पर भाजपा के विधायक हैं। स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद हैं जो इतनी मुखर रही हैं, और अभी तक हम सबको याद है कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, किस तरह दहाड़ती हुई वे सड़क पर उतरी थी और एम्स के सामने उन्होंने प्रधानमंत्री से लेके पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा मांगा था। वो भी खामोश हैं, और अब जब बोली हैं 2-3 दिन बाद तो कह रही हैं कि ये तो कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी है, वो वहां जाकर के सिर्फ राजनीतिक उससे माइलेज लेना चाहती है। इससे भी अचंभे की बात ये कि यूपी वो राज्य है जहां पर इस वक्त गवर्नर यानी राज्यपाल जो एक महिला है, और महिला भी सशक्त राजनेता हैं, आनंदीबेन, जो कि गुजरात की बहुत सफल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और उनकी दबंगई और उनके बोलने की प्रतिभा के सब कायल रहे, वो भी खामोश बैठी हुई। आपने ठीक कहा कि पीआर एजेंसी को हायर किया गया है, यानी कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनके पास कहने को कुछ है नहीं, वो हकबका गए हैं। लेकिन बात तो सही ये है कि ये जो इलाका है ये ट्रेडिशनली औरतों के लिए बहुत अनुदार रहा है। मैं अभी कुछ आंकड़े देख रही थी 2019 के, जो कि नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के राष्ट्रीय अपराध प्रकोष्ठ के आंकड़े हैं। उसके हिसाब से 19 जून से अब तक वहां पर उसी इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 बलात्कार हो चुके हैं, और 2019 में देश में कुल 3,500 दलित महिलाओं से जो बलात्कार हुए, उसमें 1/3 बलात्कार सिर्फ 2 राज्यों से थे, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में 32,033 केसेस 2019 में कुल दर्ज किए गए, जिसमें से कि अधिकतर तो घरेलू हिंसा के थे, महिलाओं के खिलाफ। ये सिर्फ महिलाओं के अपराध की मैं बात कर रही हूँ, महिलाओं के खिलाफ। इसमें से 21.8% केसेस उन पर बलात्कारी हमलों के थे, 17.9% केस औरतों की किडनैपिंग के थे, और रेप के मामले 7.3% थे। जबकि आप और हम सब जानते हैं कि रेप बहुत अंडर रिपोर्ट होता है, क्योंकि उससे फिर जो पीड़िता है उसके ऊपर हमेशा के लिए हमारे समाज में एक धब्बा लग जाता है। यानी कुल मिला के यूपी में यह जो इलाका है ये इतना जनसंकुल है, इतनी यहाँ पर आबादी है कि जो अफ्रीकी देश है गबोन, उसके बराबर में देख रही थी कि यहाँ की इस डिस्ट्रिक्ट की कुल जनसंख्या है ये अभी 1997 में बना है। आजकल इसको मैंने नाम तो महामाया नगर रखा गया, लेकिन सब लोग हाथरस कहते हैं। तो ये अलीगढ़, आगरा और मथुरा के 3 इलाकों के कुछ तहसीलें लेकर के इसको बनाया है, और यहाँ पर हमेशा अगड़ी जातियों का वर्चस्व रहा। ये एक अचंभे की बात है कि यहाँ पर इतने ताकतवर लोग निकले हैं और इतने ताकतवर लोग यहाँ से चुने गए हैं, फिर भी सब खामोश हैं। एकमात्र आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह से उमा भारती की सुनाई दे रही है, जो इस वक्त किसी भी ओहदे पर नहीं है, बीमार हैं, कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनके पैरों में बेवाई फटी है क्योंकि वो खुद दलित लड़की है, वो एक मल्लाह घराने से आती हैं, इसलिए उन्होंने हाहाकार मचाया और सीधे जवाब तलब किया कि जनाब आपके राज्य में ये हो क्या रहा। दूसरी आवाज जो मैंने देख सुन करके पाया, वो लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो भी गुर्जर जाति के हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से अगड़ी जाति आजकल बहुत बलशाली हो गई है उत्तर प्रदेश में, खास तौर से इस इलाके। तो ये जो खामोशियां हैं ये अकारण नहीं है। जैसे कि कल डीएम ने और एसपी ने हम सबको टीवी पर कहा कि हमारे ऊपर से आदेश आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो इनके ऊपर जिनके आदेश है उनके ऊपर और ऊपर से आदेश आ रहे हैं, इसीलिए ये खामोशी का वातावरण है, और ये बेहद निंदनीय है। आप कुछ तो कहिए, निंदा करिए, उसके बारे में सफाई दीजिए। आप सीधे सीधे मुंबई जाकर के पीआर एजेंसी को ले आते हैं भाड़े पर, उनसे कहते हैं कि भाई हमको डिपेंड करो। ये कैसा लोकतंत्र? जवाब दीजिए। ये लोकतंत्र तो कतई नहीं है।
कुछ तो कीजिए। जो आपने सवाल उठाया मैम, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोपहर में एक ट्वीट किया और कहा कि मैं माता बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना के दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो कि एक उदाहरण बनेगा। और क्या किया उन्होंने, शाम होते होते वहां के एसपी और डीएसपी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन वो जिलाधिकारी जो जिसका वीडियो साहब सामने आया है, जो खुलेआम उस पीड़ित परिवार के लोगों को धमका रहा है कि सरकार की बात मान लो वरना अच्छा नहीं होगा, मीडिया आज है कल नहीं होगी, सरकार हमेशा रहेगी, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपने अगड़ी और पिछड़ी जाति की बात की, सिर्फ अपनी जाति को ध्यान में रखते हुए जो इक्का दुक्का बीजेपी नेताओं ने बोला है, वो सिर्फ अपनी जाति को या अपने कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हुए बोला। जफर साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रहा है, ये सिर्फ खालिस पॉलिटिक्स इसको माने या पूरी तरह शासन की नाकामी? तस्लीम साहब, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, और हम समझते हैं कि हम लोगों की, हमने ये मान लिया है कि बलात्कार हुआ। सरकार ने अभी तक ये बात नहीं मानी, बलात्कार तो हुआ ही नहीं। सरकार की ऑफिशियल पोजीशन, सरकारी जो जो बयान आया है एक पीआर एजेंसी के जरिए, वो भी एक डीजीपी का बयान है, जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। उनका ये कहना है कि जो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कोई बलात्कार ही नहीं। जब सरकार ये मान रही है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ और वो लड़की बस यूं ही मर गई, दलित लड़की ऐसे ही मर गई, तो इसके माने ये है कि पूरा एक डिनायल का प्रोसेस चल रहा है। जब आप डिनायल का प्रोसेस मोड में होंगे, अच्छी बात यह है कि वहां पे न्याय का फिर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि न्याय तो तब की प्रक्रिया तो तब शुरू होगी जब आप ये माने कि कोई क्राइम हुआ है। एक अजीब स्थिति है उत्तर प्रदेश में, जैसा अभी मृणाल जी कह रही थी कि उन्होंने आंकड़े भी दिए कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और दूसरे हर किस्म के क्राइम्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा उन्होंने आपके सामने पेश किया। ऐसा लगता है कि जैसे सीता, लक्ष्मी और दुर्गा के इस देश में महिला होना ही पाप है। हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि महिला का जिस तरह से अपमान, जिस तरह से उसके साथ व्यवहार, अभी मैं आपको याद दिला दूं, 3 मोदी जी के सत्ता में आने के बाद बलात्कार के मामले में 3 बड़े केसेस हैं। ये तीसरा केस है जिन पे देश के विभिन्न भागों में बड़ी लंबी चौड़ी शोर हुआ है और सवाल उठे। आपको याद होगा कि जम्मू की एक लड़की, बकरवाल लड़की, छोटी बच्ची, जिसका जम्मू में बलात्कार हुआ था और सारे देश में हाहाकार मचा था। इसी प्रकार हैदराबाद में अभी इसी साल या पिछले साल की बात है कि वहाँ एक बड़ी समस्या हुई और सारे देश में आफत मची। और अब हम ये हाथरस का मामला देख रहे हैं। जब चाहिए आप महिला के साथ जो कर लीजिए, शोर मचेगा। पुलिस का रवैया हम आप जानते हैं कि वो 2 दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करेगी, लोगों को कुछ पैसा दे दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है और समस्या वहीं की वहीं रहती है। आपने ये पूछा कि क्या ये राजनीति का मामला है? बिल्कुल ये राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में आई है सत्ता में, उसमें उसके रवैये में से और खास तौर से मुख्यमंत्री जी के रवैये से ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो उच्च जातियों का शासन है और ये शासन बहुत सोच समझ के और बहुत दबंगई से पिछड़ों को और दलितों को और मुसलमानों को सबक सिखाएगा। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने शुरू में बयान दिए, तो कोई उनका पहले कोई बयान नहीं आया। कल से उन्होंने ये कहना शुरू किया कि सजा दी जाएगी, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। और पहला बयान जो उनका आया था वो ये था
कि प्रधानमंत्री ने मुझसे फोन करके कहा कि SIT बना दो, तो मैंने SIT बना दी। यानी बहुत स्पष्ट है, आज की राजनीति में बिटवीन द लाइंस बातें कही जाती हैं। उन्होंने अपनी उच्च जाति, खास तौर से ठाकुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये कहने की कोशिश की कि ये मेरा फैसला नहीं है, कि प्रधानमंत्री के दबाव में मैं वो कर रहा हूँ। बहुत खुल के, खास तौर से ठाकुरों का एक आतंक है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है कि जब यादव आज सत्ता में आते हैं तो यादवों का वर्चस्व हो जाता है, थाने से लेके DM तक। वही रण या मायावती आती हैं तो उनकी जाति के लोगों का वर्चस्व हो जाता है। वही रवैया भारतीय जनता पार्टी जो ये कह के आई थी कि उसको जात पात में कोई विश्वास नहीं है, वो भी वही रवैया अपनाए हुए है और बहुत खुल के शासन की राजनीतिक इशारे पर एक उच्च जाति और ठाकुर वर्चस्व चल रहा है, जिसके कारण प्रदेश में आप ये देख रहे हैं कि आए दिन हर किस्म का क्राइम हो रहा है। और अब मीडिया ये कहने पे मजबूर है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और निसंदेह ये जंगल राज है। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को स्वयं इसमें कदम उठाना चाहिए। और योगी जी को मेरी समझ से मुझे लगता है कि वो हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं और इसीलिए घबराए हुए हैं। इतना घबराए हुए हैं कि जैसा आपने मृणाल जी ने कहा कि एक PR एजेंसी के जरिए बातचीत की जा रही है। स्वयं उत्तर प्रदेश का शासन बोलते हुए डर रहा है, और वो डरे भी हुए हैं, इसलिए वो हर फ्रंट पर फेल हो चुके हैं। और ये इतनी बड़ी बात हुई है इस देश की दलित बच्ची के साथ कि पूरे देश का सर मैं सम्मानता हूँ कि शर्म से झुका हुआ है। इन परिस्थितियों में योगी जी को स्वयं त्याग पत्र देना चाहिए, और अगर वो त्याग पत्र नहीं देते तो प्रधानमंत्री को इस मामले में कोई संजीदगी से फैसला लेने की अब मैं समझता हूँ घड़ी आ चुका। योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को कम से कम एक सही कदम इस बारे में उठाना चाहिए। खुर्रम साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि जो PR एजेंसी की हम बात कर रहे हैं, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश का शासन अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही आपकी जानकारी में आया होगा कि ये सरकार फोन टैपिंग का काम भी कर रही है, निजता के अंदर भी दखल दे रही है लोगों की। और ताज़ा मामला है, एक बड़े न्यूज़ चैनल और पत्रिका के जो समूह है, उसकी रिपोर्टर का फोन उस परिवार से बात करते हुए टैप किया गया। और साथ ही जो पत्रकारों का जो रवैया इस पूरी घटना को लेकर रहा है, और क्या आप इसको ऐसे देखेंगे खुर्रम साहब कि इस घटना के बहाने जो ज्वलंत मुद्दे थे मौजूदा हमारे सामने, उनसे आम लोगों का ध्यान भटकाने का मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी? आपने दो चीजें कही। एक तो ये है कि प्राइवेसी में इंटरफेरेंस की बात जो आपने कही, और जो जिस रिपोर्टर की बात हो रही है, बहुत अच्छी रिपोर्टर है तनुश्री, उसकी वीडियो का बात हो रही है। तो उसके अलावा जो उसकी फैमिली के लोग हैं, वहाँ के बच्ची के हाथरस के, उन्होंने खुद एलिगेशन लगाए कि हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे हैं और हमारे फ़ोन जो है सर्वाइलेंस पे लगाए हुए हैं। तो ये आमतौर पे वैसे किसी भी ऐसी कंडीशंस में ऐसा गवर्नमेंट करती है, वो सारी चीज़ें करती है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मगर रेप के केसेस में और इस तरह के मामलों में अगर हमारी एजेंसी इस तरह काम करेंगी तो उस पर सवाल खड़े होते हैं। रहा जो दूसरी बात आपने कही है कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने की बात है, तो नो डाउट पिछले 15-20 दिन से लगातार जिस तरह हम कंगना और सुशांत सिंह और इन सब के किस्से सुन रहे थे, टीवी देखने को दिल नहीं चाह रहा था। और उसी की वजह से यह है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता लग पाया कि एग्रीकल्चर बिल में क्या क्या चीज़ें आई हैं, उस ऑर्डिनेंस को जिसको आपने बिल में तब्दील कराया है, उसमें किसानों के खिलाफ क्या क्या चीज़ें हैं, उसको बगैर डिस्कस किए, बगैर उसके पास किया, आपने वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी। इसकी वजह से लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि इससे नैरेटिव चेंज करने के लिए कोशिश की जा रही है, ये हाथरस के मुद्दे से मौका दिया जा रहा है, मगर ये नैरेटिव चेंज नहीं हो रहा। ये बेसिकली एक आवाम में, पब्लिक में गुस्सा पैदा हो गया है। और खुद जर्नलिस्ट को मैं देख रहा हूँ कि जर्नलिस्ट जो जा रहे हैं वहाँ पर, उनमें भी ये गुस्सा है, और उनको जो बहुत दिनों से दबे हुए थे और उनको वो निकल रहा,
भड़ास निकालने का मौका मिल रहा है और वो अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं। किसी भी तरह मतलब अपने एडिटर्स को और उनको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा बहुत सीरियस है और ज़्यादातर वहाँ लड़कियाँ गई हुई हैं। तो इसका वो नहीं है कि ज्वलंत मुद्दे से कोई हटाया जा रहा है, बल्कि ये गुस्सा है और अवाम में ये गुस्सा फैल गया है और ये गुस्सा जो है आगे बहुत परेशान कर सकता है सरकार के लिए, खास तौर से बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं और इन सारे हालात में परसेप्शन की लड़ाई होती है और परसेप्शन अगर बिल्डअप हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे, आगे करेंगे इस घटना में क्या हो रहा है और देश के सामने मौजूद चीन, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर क्या हो रहा है। आप सब लोग का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।